बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुर में दो भाई रहते थे, अजय और नितिन। दोनों एक ही मां की संतान थे, लेकिन उनके स्वभाव में दिन और रात का फर्क था। अजय बड़ा भाई था, तेज, चालाक, थोड़ा लालची और बहुत महत्वाकांक्षी। उसे हमेशा जल्दी अमीर बनने की चाह रहती थी। वहीं नितिन छोटा था, शांत स्वभाव का, मेहनती, ईमानदार और बहुत ही सहनशील। उनके पिता हरिराम जी गांव के एक सीधे साधे किसान थे। उन्होंने अपने खेत खलिहान और पुरखों की जमीन बड़ी मेहनत से संभाली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश एक रात अचानक हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उस समय नितिन केवल 17 साल का था और अजय 23 साल का। हरिराम जी के गुजरने के बाद दोनों भाइयों के सामने जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। मां कमला देवी हर रोज भगवान से प्रार्थना करती थीं कि दोनों बेटे मिलकर काम करें और एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अजय ने तुरंत पिता की जमीन बेचने की बात उठाई। नितिन घबरा गया और बोला, भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हम भला पिताजी की उस जमीन को कैसे बेच सकते हैं? यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, और भला आशीर्वाद कोई बेचता है क्या? तू नहीं समझेगा छोटे। तुझे क्या लगता है गांव में इस छोटे से खेत से क्या होगा? अगर हम इस गांव में रहे तो गरीबी ही हमारा मुकद्दर बन जाएगी। मैं तो कहता हूं तू भी मेरे साथ शहर चल, कोई बड़ा काम करेंगे, मैं बिजनेस करूंगा और तुझे भी किसी अच्छे काम में लगा दूंगा। गांव का घर, खेत सब बेच देते हैं। नहीं भैया, मैं आपके साथ शहर नहीं आ सकता। इस गांव से, यहाँ की मिट्टी से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नितिन को बहुत बुरा लगा। वह खेतों से बहुत जुड़ा हुआ था। उसके लिए वह मिट्टी माँ के आंचल जैसी थी, लेकिन वह विरोध नहीं कर पाया। माँ के आंसू देखकर उसने चुपचाप सिर झुका लिया। अजय ने पिता की आधी जमीन बेच दी और शहर चला गया। नितिन गांव में ही रह गया। जो जमीन बची वहीं उसका संसार बन गई। उसने बैल जोते, खेत जोते, सब्जी उगाई और माँ का ख्याल रखा। शहर में अजय ने पिता की दौलत से व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसने खूब पैसा कमाया। पार्टी, शोहरत, गाड़ियां, शहर की चमक दमक में वह पूरी तरह डूब गया। अजय शहर में रियल एस्टेट डीलिंग और प्रॉपर्टी कमीशन का काम करने लगा था। पिता की जमीन बेचकर मिले पैसों से उसने यह काम शुरू किया। शुरुआत में हर सौदा मुनाफे का रहा और यही मुनाफा उसके घमंड की पहली सीढ़ी बन गया। जब भी वह गांव लौटता तो दिखावे के लिए बड़े बड़े कपड़े पहनता, मोबाइल लहराता और नितिन की मेहनत का मजाक उड़ाता। अरे ओ गमवार, तू अभी भी उसी गंदे कीचड़ से सने खेत में घुटनों तक ढंसा हुआ है क्या? तुझे अब भी मिट्टी में ही अपनी किस्मत ढूंढनी है? देख जरा मेरी तरफ। मैं अब शहर में रहता हूँ, एसी में बैठता हूँ, चमचमाती गाड़ियों में घूमता हूँ, सूट बूट पहनता हूँ, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता हूँ। और तू तू अब भी वही पुरानी धोती, वही फटी बनियान, वही गोबर की गंध। मैं तेरे लिए शहर में बढ़िया काम दिला सकता हूँ। तुझे बस ये देहाती छोड़ना होगा। खेत खलिहान भूल जा, धोती उतार, सूट पहन, चल मेरे साथ। तू भी इंसान की तरह जीना सीख जाएगा। यहाँ कीचड़ में पसीना बहाने से अच्छा है शहर में कोई काम कर। वैसे भी तुझे कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं मिलेगा, क्योंकि शहर में मंदबुद्धि लोगों की ज्यादा जरूरत नहीं होती। लेकिन तू मेरा भाई है, इसीलिए मैं तुझे कोई ना कोई काम दिला ही दूंगा। नितिन बस मुस्कुरा देता। उसे अपने खेत की मिट्टी से जो लगाव था वो कोई नहीं समझ सकता था, लेकिन समय सबका हिसाब रखता है। शहर की चकाचौंध ने अजय को पूरी तरह बदल दिया था। वह अब वही पुराना गांव का लड़का नहीं रहा था जो कभी पिता की छड़ी से डरकर खेतों में हल जोतता था। हर 3 महीने में अजय गांव आता, बड़ी गाड़ी में, चमकते कपड़ों में, सुगंधित परफ्यूम की खुशबू में लिपटा हुआ। वह माँ से मिलकर 2 दिन रुकता और फिर नितिन का मजाक उड़ाता। नितिन ने जो आधी जमीन बचाई थी उसी पर मेहनत शुरू की। खेतों में फसलें उगाईं, गाय भैंस पाली। वह दिन भर काम करता, रात में किताबें पढ़ता और धीरे धीरे गांव वालों के बीच उसकी इज्जत बढ़ती गई। जब अजय शहर से खूब कमाई करके गांव लौटा तो उसका रुतबा देखने लायक था। 4 आदमी पीछे पीछे, चमचमाती बाइक, महंगे कपड़े और हर वाक्य में घमंड। गांव में उसके वापस आने की खबर जैसे ही फैली, रिश्तेदार और परिचित उसे अपने अपने घर बुलाने लगे। हर कोई चाहता था कि उसकी बेटी अजय की पत्नी बने। आखिरकार
सरपंच हरदेव चौधरी की नजर उस पर पड़ी। उनकी बेटी रिया, एक सुंदर, नखरे वाली, शहरी सपनों से भरी लड़की जो हमेशा महंगी लिपस्टिक और झुमकों में सजी रहती थी। अजय ने माँ से कहा, माँ, देखा तुमने, सरपंच अपनी बेटी से मेरा विवाह करना चाहता है। इसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में। सरपंच की बेटी से ब्याह करके तो मैं और भी अमीर हो जाऊंगा, और वह दिखने में भी खूब सुंदर है। मुझे तो पहले दिन से ही पसंद है। अजय को रिया पसंद आ गई। उसे लगा कि ऐसी पत्नी से उसका रुतबा और बढ़ेगा। जल्दी ही दोनों का विवाह हो गया। गांव में कई दिनों तक शादी की धूम रही। ढोल नगाड़े, लाइट, साज सज्जा, सब कुछ किसी राजा महाराजा की शादी जैसा था। उधर नितिन चुपचाप अपने खेत में जुटा रहा। उसकी नजरें आसमान पर नहीं, धरती पर टिकी थीं। माँ कमला देवी अब बूढ़ी हो चली थीं, लेकिन नितिन की देखभाल ने उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। कुछ ही महीनों बाद नितिन ने भी विवाह कर लिया। उसकी पत्नी थी लाली, गांव के एक गरीब मजदूर की बेटी, जिसकी माँ का वर्षों पहले निधन हो गया था। लाली ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसमें आत्मसम्मान, ममता और परिश्रम की सच्ची चमक थी। शादी के बाद लाली और नितिन का जीवन साधारण था, पर संतोष से भर। सुबह जल्दी उठकर खेत जाना, दोपहर में घर लौटकर माँ की सेवा करना और शाम को चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेकना, यही उनका सुख था। अब दोनों भाइयों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल रही थी। उधर शहर में अजय का रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। जिस पार्टनर पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, वही फर्जी कागजों और धोखाधड़ी में निकला। बैंक का कर्ज चुकता नहीं हो पाया। ऊपर से रिया हर रोज नई नई डिमांड करने लगी। देखो जी, मुझे नए गहने चाहिए। इतने सालों से वही 2 सेट पहनकर बोर हो गई हूँ। सब लोग हंसते हैं कि तुम्हारी बीवी हर फंक्शन में वही झुमके पहनकर आ जाती है। और सुनो, इस हफ्ते पार्लर भी जाना है। बाल कटवाने हैं, फेशियल करवाना है। शादी का सीजन है, अच्छा दिखना तो बनता है ना। अरे हाँ, माँ के घर अगले महीने शादी है। 4 दिन का फंक्शन है। मुझे कम से कम 3 नए ड्रेस चाहिए। एक मेहंदी के लिए, एक संगीत के लिए और एक शादी के दिन। और नई चप्पल भी, पिछली वाली टूट गई है। जरा मेरी भी सुन लो। पिछले 3 महीने से कोई प्रॉपर्टी डील फाइनल नहीं हो रही। कर्ज बढ़ता जा रहा है, ग्राहक आते हैं और बिना बात के लौट जाते हैं। नई साइट में पैसा लगाने के लिए पैसे नहीं हैं, और तुम हो कि बस मांग पर मांग किए जा रही हो। हर रोज ये सोचकर निकलता हूं कि आज कुछ होगा, कोई डील होगी, कुछ कमाई होगी। लेकिन जब शाम को खाली हाथ लौटता हूं तो तुम्हारी ये गहने, पार्लर और कपड़ों की बातें मेरे दिल को चीर देती हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें सब कुछ दूं, लेकिन इस वक्त मेरी हालत ही ऐसी नहीं है। थोड़ा सा दो, थोड़ा सब्र करो। जब वक्त बदलेगा तो मैं खुद तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आऊंगा। मुझे ये सब नहीं जानना। तुम भूलो मत, मैं सरपंच की बेटी हूँ। मेरे पिता ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। अगर मुझे पता होता कि तुम कंगाल होने वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करती। मेरे लिए बहुत अच्छे रिश्ते आए थे। रिया घर के किसी काम में हाथ तक नहीं लगाती थी। खाना नौकर बनाता, कपड़े धो भी ले जाता। जब पैसे थे तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे नुकसान बढ़ा, नौकर भी एक एक करके चले गए। फिर वो दिन भी आया जब बैंक ने अजय का ऑफिस सील कर दिया, गाड़ी जब्त हो गई और मकान नीलाम कर दिया गया। अजय और रिया सड़क पर आ गए। रिया की सूरत से अब सारा श्रृंगार उतर चुका था। जो कभी खेत की मिट्टी से नफरत करती थी, आज उसी मिट्टी पर बैठकर आंसू बहा रही थी। अब हमारा क्या होगा? क्या अब सड़क पर ही जीवन बिताना होगा? हे ऊपर वाले, ये कैसा पति दिया है तूने? इस धूप में मेरी त्वचा खराब हो जाएगी। ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? तुम चिंता मत करो रिया, मैं कुछ न कुछ करूंगा। मैंने अभी हार नहीं मानी है। अजय ने टूटे हुए हौसले से कहा। उधर नितिन धीरे धीरे तरक्की करता जा रहा था। उसने थोड़ी थोड़ी बचत से गांव में एक और छोटा खेत का टुकड़ा खरीद लिया। उसकी फसल अच्छी हो रही थी। लाली हर दिन मेहनत से उसका साथ देती। वह गाय का दूध निकालती, घर का सारा काम करती।
और माँ के सिर में रोज तेल से मालिश करती। एक दिन गांव के बाजार में अजय लौट आया, पैदल, थका हुआ, चेहरे पर शर्म और आंखों में पीड़ा। उसने देखा कि नितिन अब गांव के सबसे मेहनती किसानों में गिना जाता था। लोग उसके खेत की उपज का उदाहरण देते थे। अजय की छाती में आग जल उठी। तो अब ये हाल है, जो कभी मेरे पीछे पीछे चलता था आज वही मुझसे आगे निकल गया। यह गमवार मुझसे आगे कैसे निकल सकता है? मेरी बीवी भूखी सोती है और इसकी बीवी दूध दही पर पलती है। देख, उसका घमंड टूट चुका था, लेकिन ईर्ष्या अब भी जिंदा थी। सुनिए जी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं इस तरह घुट घुट कर अपना जीवन नहीं काट सकती। कुछ तो कीजिए। यह कैसी विडंबना है कि वही नितिन और उसकी पत्नी हमसे ज्यादा खुश और संपन्न हो गए हैं। जो कभी हमारे सामने हाथ जोड़ते थे, आज वही हमें नीची निगाहों से देखते हैं। दिन रात उनका ऐशो आराम देखकर मेरा दिल जलता है। कैसे दिन आ गए हैं कि जिन पर कभी हम दया करते थे, आज वही हम पर तरस खाते हैं। नहीं, अब और नहीं। मैं उन्हें हमसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, वरना मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। अजय दिन रात बस एक ही बात सोचता रहा, नितिन को नीचे कैसे गिराया जाए। और तभी किस्मत ने एक मौका दिया। माँ कमला देवी का देहांत हो गया। पूरा गांव मातम में डूब गया। नितिन माँ के अंतिम संस्कार में पूरी तरह टूट गया, लेकिन उसने हर रस्म दिल से निभाई। अजय भी वहीं खड़ा था। आंखों में आंसू तो थे, लेकिन दिल में एक और योजना पल रही थी। कुछ दिनों बाद अजय तहसील कार्यालय पहुंचा। वहां एक असरदार दलाल से मिला। उस दलाल का नाम था मक्खन लाल। चालाक, लालची और पैसे के लिए कुछ भी करने वाला। अजय ने जाली दस्तावेज बनवाए। कागजों में लिखा था कि मां कमला देवी ने मरने से पहले अपनी पूरी संपत्ति सिर्फ अजय के नाम कर दी है। दस्तावेज पूरी तरह नकली थे, लेकिन दिखने में पूरी तरह असली। एक शाम जब नितिन खेत से लौट रहा था, तो उसने देखा घर के बाहर दो आदमी खड़े थे, गांव का पटवारी और चौकीदार। अजय ने सबके सामने कागज लहराते हुए कहा, देख नितिन, ये रहा वसीयतनामा। माँ ने अपने आखिरी दिनों में यह जमीन और मकान मेरे नाम कर दिया था। ये घर, ये खेत, ये आंगन सब अब कानूनन मेरे हैं, इसलिए तुम्हें यह जगह खाली करनी होगी। भैया, ये तू क्या कह रहा है? माँ ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने तो हमेशा बराबर हक की बात की थी। तू जानता है माँ मुझे कितना प्यार करती थी। वह तुझसे कम मुझे नहीं मानती थी। तू कैसे यकीन दिला सकता है कि उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं बताया? कानून भावनाएं नहीं देखता नितिन, वो सबूत देखता है, और मेरे पास सबूत है। सरकारी मोहर है, गवाहों के दस्तखत हैं। तुझे जो करना है कर ले, पर सच्चाई यही है, अब ये सब मेरा है। भैया, क्या इतना सब कुछ काफी नहीं था? शहर जाने के लिए तुमने पिताजी की आधी जमीन पहले ही बेच दी। मैं तो बस मां की यादों में जी रहा हूं। इस मिट्टी में मां की हंसी गूंजती है। क्या ये भी छीन लेगा तू? नितिन चुपचाप अपनी पत्नी लाली और एक जोड़ी कपड़ों के साथ घर छोड़कर चला गया। वह गांव के दूर कोने में उसी पुराने टूटे फूटे खेत में जा बसा। वही खेत जिसे उसने अपनी मेहनत से सींचा था, जहां एक छोटी सी झोपड़ी थी, एक गाय थी और ढेर सारी उम्मीदें। नितिन ने लाली से कहा, तुम चिंता मत करो, हम फिर से मेहनत करेंगे। अजय ने मुझसे मेरी जमीन छीन ली है, लेकिन मेरा नसीब नहीं छीन सकता। दुख इस बात का है कि मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं फिर खड़ा होऊंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। यह झोपड़ी छोटी है, लेकिन आपका मन बहुत बड़ा है। मेरे लिए यही काफी है कि मेरा पति ईमानदार और अच्छा इंसान है। इस मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ हूँ। हम इस बुरे समय को भी मुस्कुराकर पार कर लेंगे। नितिन फिर से खड़ा हुआ। उसने दोगुनी मेहनत शुरू की। लाली ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उसका साथ दिया, लेकिन अजय एक बात भूल गया था। धोखे की नींव पर खड़ी कोई भी इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। जिस दलाल मक्खन लाल से उसने वसीयत बनवाई थी, उसे कहा था, पेपर बना दे, बाकी पैसे बाद में दे दूंगा। काम होने के बाद जब मक्खन लाल ने पैसे मांगे तो अजय टाल मटोल करने लगा। अभी पैसे नहीं है, थोड़ा वक्त दे, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, बाद में ले लेना।
अजय, 2 महीने हो चुके हैं। मैं जानता हूं तेरे पास पैसे हैं। तू बहाना क्यों बना रहा है? मेरे पैसे दे दे अजय। और वैसे भी तुझ जैसे इंसान पर भरोसा करना मुश्किल है। तूने अपने सगे भाई को नहीं छोड़ा तो मैं क्या चीज हूं? चुपचाप आज शाम तक मेरे पैसे वापस दे देना। इसी में तेरी भलाई है। धमकी देता है मुझे। तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। तू ही क्या उखाड़ लेगा मेरा? जो करना है कर ले। अब नहीं देता तेरे पैसे। निकल यहां से। कुछ दिनों बाद गांव की चौपाल में पंचों की सभा बुलाई गई, क्योंकि गांव में जमीन और वसीयत को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। अजय सबसे पहले चौपाल पहुंचा, अपने झूठ को सच का जामा पहनाने के लिए। चेहरे पर बनावटी आत्मविश्वास, सीने में घमंड। वह सोच रहा था, आज सब मेरे पक्ष में होगा। लेकिन तभी चौपाल में एक आवाज गूंजी। रुको। मक्खनलाल वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में कागजों का एक मोटा पुलिंदा था। सीधे पंचायत के बीच खड़ा होकर उसने कहा, आज मैं सच बताने आया हूं। इन कागजों पर जो दस्तखत है वो मां कमला देवी के नहीं है। मैंने खुद अजय के कहने पर यह वसीयत तैयार की थी, और बदले में जो पैसे उसने मुझे देने का वादा किया था वो भी नहीं दिए। आज मैं अपने अपराध की सजा भुगतने आया हूं, लेकिन साथ ही इस आदमी का असली चेहरा भी दिखाने आया हूं, जिसने अपने ही सगे भाई नितिन से छल किया। पूरा गांव जैसे पत्थर का हो गया। अजय की बोलती बंद, चेहरा पीला पड़ गया, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन शर्म से नहीं, डर से। पंचायत के मुखिया भारी आवाज में बोले, अजय, तूने सिर्फ अपने भाई को नहीं ठगा, तूने अपनी मां की आत्मा को भी अपमानित किया है। क्या तुझे एक पल के लिए भी अपने भाई पर तरस नहीं आया? तेरे हाथ नहीं कांपे? जिस मां ने तुझे जन्म दिया उसी मां के नाम पर तूने झूठे कागज बनवाए। तेरे हाथ नहीं कांपे अजय? और अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। पंचायत ने फैसला सुनाया। पूरा गांव सच का गवाह बन चुका था। अजय ने अपने जीवन में पहली बार सबके सामने सिर झुकाया। ना कोई बहाना, ना कोई तर्क। उसका झूठ, उसका घमंड और उसका स्वार्थ सबके सामने नंगा हो चुका था। वह चुपचाप चौपाल से उठा और गांव छोड़कर निकल गया। धूल भरे रास्तों पर चलता हुआ अब वह हर गांव में काम मांगता फिरता है। कभी मजदूरी करता है तो कभी भूखा सो जाता है। कोई उसे टिकाकर काम नहीं देता, क्योंकि उसकी बदनामी उससे पहले चलती है। अब उसकी आंखों में ना स्वाभिमान है, ना ईर्ष्या, सिर्फ पछतावा और टूटापन। उधर नितिन को अपना घर और जमीन वापस मिल गई, लेकिन उसके दिल में अब भी नफरत नहीं, करुणा थी। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, मेरे भाई को सही रास्ता दिखाना, उसके मन का अंधकार मिटा देना, उसे मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाना। शायद समय ने उसे अपना सबक सिखा दिया है। अब तू ही उसकी मदद करना। लाली ने नितिन का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। शायद इसी का नाम है असली अमीरी। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कहानी का अंतिम संदेश, जो दूसरों को धोखा देता है, समय उसे ऐसा धोता है कि पहचान तक मिट जाती है। और जो सहन करता है, मेहनत करता है, ईमानदारी से जीता है, वह एक दिन समय के ताज पर राज करता है। आपको क्या लगता है, कौन सा किरदार सबसे ज्यादा प्रभावशाली था? कमेंट में जरूर बताइए।